हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ब्लड, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या फंक्शन है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, आरबीसी कैसे बनती है, प्लेटलेट कैसे बनती है, पूरा ओवरऑल टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर गाइज आपको ब्लड से रिलेटेड सारी जानकारी, हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड क्या है, मतलब ये मान के चलो आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले परिचय डिस्कस करते हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि शरीर और सभी अंगों में बहता है। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है गाइस? तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल कनेक्टिव टिश्यू है विच सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। देखो, जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट में ट्रेवल करता है और ऑर्गन, अंगों के अंदर भी वो ट्रेवल करता है। ठीक है, रक्त शरीर में परिवहन का कार्य करता है। रक्त क्या करता है? सिंपली ये परिवहन का कार्य करता है। गाइस, परिवहन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ये हमारे जैसे कि ना कुछ भी हमें ट्रांसफर करना है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन करता है? ब्लड ही करता है। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज दैट इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, यह ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स एवं क्लोटिंग फैक्टर को परिवहन करवाता है। क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट करता है। किसका? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन को, हॉर्मोन्स को। ठीक है, ये हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन और जो भी बायोमोलिक्यूल होते हैं शरीर में, हर जगह इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना, ये ट्रेवलिंग का जो सारा काम होता है गाइस, ये करता है हमारा कौन? ब्लड। तो ये एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, शरीर में परिवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स और क्लोटिंग फैक्टर को परिवहन करवाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं मैं। रक्त के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड, क्या काम है रक्त का वो देखो। परिवहन, पहला काम बता रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ले जाता है एवं शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है। क्या मतलब हुआ? ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, फेफड़ों से ऊतकों तक, एंड ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। सिंपल बात है, पहला फंक्शन मैं बोल रहा हूँ गाइस कि ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट का गाइस सिंपल मीनिंग होता है कि जो हमारा ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को। कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मेरे लंग्स में से उठाएगा और शरीर के समस्त ऊतकों तक उसको भेज देगा। और क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहाँ से लेगा? CO2 को सिंपली कैरी करता है, ये ब्लड को, ब्लड में से कैरी करता है CO2 को और लंग्स तक छोड़ देता है और लंग्स हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देता है। दूसरा फंक्शन होता है गाइस का सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन। गाइस, हमारा जो है ना ब्लड, ये प्रोटेक्शन भी करता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है जो कि सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, ब्लड कंटेन वाइट ब्लड सेल विच हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। रक्त में क्या होता है? WBCs होती है। WBCs को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी शरीर की प्रोटेक्शन करती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन। जो हमारा ब्लड है ना गाइस, ये तापमान नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है? देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, रक्त शरीर का तापमान भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, ब्लड ऑल्सो रेगुलेटेड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारे जो भी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, क्योंकि क्या होता है वो बोलते हैं ना, किसी का खून गर्म है, किसी का खून ठंडा है, तो खून गर्म और ठंडा नहीं होता है। एक्चुअल में ना जो ब्लड है ना, वो ब्लड हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। यानी कि जब भी ठंड आती है तब हमारा ब्लड हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब भी हमें गर्मियाँ आती है तो हमारा खून थोड़ा सा ठंडा टाइप का रहता है। मतलब कि जो वो टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा गाइस। ठीक है, आई होप कि आपको ये 3 फंक्शन क्लियर हुए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से गाइस एक स्क्रीनशॉट ले लो।
क्लियर हुआ? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट करवाएगा, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देगा, तापमान नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा। इसके और क्या फंक्शन हो सकते हैं गाइस, आगे बढ़ता हूँ। संग्रहण यानी कि जो हमारा ब्लड है ना, ये स्टोरेज का भी काम करेगा। रक्त शरीर में कई प्रकार के विटामिन एवं दूसरे तत्वों को भी संग्रहित रखता है। ब्लड स्टोर डिफरेंट विटामिन एंड सम अदर मोलिक्यूल, जो भी जितने भी अपने विटामिन्स वगैरह होते हैं ना गाइज, वो विटामिन्स को भी स्टोर करके रखेगा, बचा के रखेगा, और कुछ और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी स्टोर करके रखेगा। दूसरा फंक्शन और उत्सर्जन गाइज, एक्सक्रीशन का भी काम करता है। आपको पता है यूरिया, अब हमारे शरीर में यूरिया साइकिल चली, यूरिया बढ़ गया तो उसको बाहर निकाल दिया इस टाइप से। रक्त कई अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देता है। ब्लड ऑल्सो एक्सक्रीट अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम दी बॉडी, शरीर के अंदर से कई प्रकार के विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई भी यूज नहीं है, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, क्योंकि ब्लड मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलिज्म के प्रोसेस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है गाइस इसका अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस नियंत्रण, एसिड बेस का बैलेंस करना, शरीर का अम्ल क्षार का भी नियंत्रण रखना, ठीक है, अम्ल क्षार का भी नियंत्रण रखना, ठीक है। दैट ऑल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, यह हमारे शरीर में एसिड और बेस यानी कि अम्ल क्षार को भी नियंत्रित रखता है, जिससे यदि, क्योंकि अम्ल क्षार जब नियंत्रित रहेगा तभी तब पीएच नियंत्रित रहेगा बॉडी का। तो हमारी बॉडी का पीएच मेंटेनेंस, पीएच नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एसिड बेस बैलेंस। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग आता है कंपोजिशन, क्या शरीर में के रक्त में क्या क्या पाया जाता है, और ये पॉइंट यहां से नोट डाउन कर लो गाइस। प्लाज्मा 55% होती है। फॉर्मेट एलिमेंट यानी कि जो WBC, RBC, प्लेटलेट है, इनका जो रेशियो रहता है 45% रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मा 55%, 45% फॉर्मेट। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है, देखो, बाकी वाटर होता है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं गाइस? 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये समझ लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा वादा है एग्जाम में आएगा आपको। एल्ब्यूमिन 58%, ग्लोबिन 38%, फाइब्रिनोजन 4%, 7% टोटल प्लाज्मा की प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन 38 ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन 4%। फॉर्मेट एलिमेंट में क्या है? RBC, WBC, प्लेटलेट। इस वीडियो में पहले पढ़ाऊंगा प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, फाइब्रिनोजन क्या है। उसके बाद मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि रक्त बनता कैसे, हिमेटोपोइसिस जिसे कहते हैं। फिर RBC क्या होती है, RBC कैसे बनती है, WBC क्या होती है, WBC कैसे बनेगी, प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट कैसे बनेगी। ये चीज़ें डिस्कस हम लोग 1 बाय 1 करेंगे गाइज। वीडियो लंबी है पर मेरा वादा है भाई पूरी वीडियो देख लो, वीडियो को स्किप मत करो प्लीज़। स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो हम लोग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक आप। अब गाइज आते हैं हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है गाइज, वो देखो, सिंपली देखना। एल्ब्यूमिन, देखो 3 प्रकार के प्रोटीन बताए थे मैंने आपको प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले गाइज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। यह लीवर के द्वारा बनाया जाता है। क्या बोलना है? एल्ब्यूमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मीन्स इट मैन्युफैक्चरिंग बाय लीवर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है गाइज? लीवर में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में। अबंडेंट का मतलब होता है गाइज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लीवर के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग लीवर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन इसमें देखो, यह प्रोटीन लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स को परिवहन करवाता है और उन्हें
बांधने का भी कार्य करता है। बोलना है दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग प्रोसेस, इट इज ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। देखो एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है, लीवर के अंदर बनता है, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स को परिवहन करवाता है गाइस, ठीक है, और उन्हें बांधने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो नीचे वाली सबसे, ये है ऑस्मोसिस दाब को भी नियंत्रित रखता है, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी। ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन जो एल्ब्यूमिन का गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य शरीर के अंदर क्या होता है। तो सबसे गाइस सबसे मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस दाब को नियंत्रित रखता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको याद रखना। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर। नेक्स्ट प्रोटीन है गाइस आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, अभी एल्ब्यूमिन डिस्कस करा, अब ग्लोबुलिन पढ़ूंगा। ग्लोबुलिन प्रोटीन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन। सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है कि जो ग्लोबिन है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है गाइस। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन रीड करता हूं, यह अल्फा और बीटा ग्लोबिन वसा में विलय हैं विटामिन जैसे कि कीड़ा, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए को परिवहन करवाता है। देखो गाइस ग्लोबुलिन प्रोटीन का क्या काम होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन में जो अल्फा और बीटा, ये अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन की जो क्लासेस है इनका काम क्या होता है, वसा में विलय विटामिन। देखो 2 तरह के विटामिन होते हैं गाइस, एक तो फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। जो वसा में विलय है उसकी ट्रिक है ये, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब आपसे कोई पूछे कीड़ा क्या होता है, कीड़ा होता है फैट में, मांस के अंदर कीड़ा होता है। कौन सा कीड़ा होता है, की मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा यानी कि वसा, फैट सोल्यूबल, हमारे जितना भी फैट होता है उसमें घुलनशील विटामिनों का नाम है कीड़ा। कीड़ा मतलब के, ई, डी, ए। तो ये ट्रिक है, याद रखना। दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन ट्रांसपोर्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन को ट्रांसफर करवाता है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट काम है गामा ग्लोबुलिन। अब देखो अल्फा और बीटा तो बता दिया मैंने कि जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन दोनों मिलकर कीड़े को परिवहन करवाते हैं, यानी कि केईडी विटामिन को परिवहन करवाता है। पर जो बचा आपका ग्लोबुलिन कौन सा, गामा ग्लोबिन। तो बोलना है कि जो गामा ग्लोबिन है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन तो आपने सबने सुना होगा क्या होता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये ग्लोबिन प्रोटीन का एक भाग होता है गामा ग्लोबिन, जिसको ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। यह भी ग्लोबिन भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। नीचे इंग्लिश में पढ़ लो एक बार, गामा ग्लोबिन ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज इट हेल्प टू मेड अप इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड। ये हमारे ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन के गाइस फॉर्मेशन करवाता है, उसको बनाता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी गाइस। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। गाइस जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर हुआ, अब ग्लोबुलिन समझ में आया आपको, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा और बीटा ग्लोबिन कीड़े यानी कि केईडी विटामिन को परिवहन करता है। जो गामा ग्लोबिन है इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो होता है फाइब्रिनोजन, ये प्लाज्मा प्रोटीन का आखिरी और तीसरा प्रोटीन होता है। इसका क्या है, यह प्रोटीन भी लीवर में बनता है, बनाया जाता है लीवर के द्वारा ही। यह शरीर में रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। दिस प्रोटीन हेल्प टू फॉर्मेशन फॉर्मेशन बाय लीवर एंड इट इम्पोर्टेंट टू ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। यह हमारे शरीर की
जो हमारे शरीर में गाइस जितनी भी क्लोटिंग जो प्रोसेस होती है, उस क्लोटिंग प्रोसेस में फाइब्रिनोजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये फाइब्रिनोजन ही बहुत सारे प्रोसेस मैकेनिज्म करता है, और मैकेनिज्म के थ्रू गाइस इसमें हमारा सिंपली फॉर्मेशन होती है किसकी, क्लोटिंग की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपको गाइस इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है गाइस सारे प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे सिंपली हीमेटोपोइसिस के बारे में। अब ये हीमेटोपोइसिस क्या होती है गाइस, देखो रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड बनता है, ब्लड की कोशिकाएं बनती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बनने की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्यूलर कंपोनेंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आप। नेक्स्ट देखो, रक्त में समस्त कोशिकाओं का निर्माण एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है, जिसे हिमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका कहते हैं। गाइस आप लोग ये मत सोचना मैं आपको डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा गाइस। पहले थोड़ा सा हिमेटोपोइसिस में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाली थोड़ी सी डिटेल दूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट है। रक्त में समस्त कोशिकाओं का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका करती है, जिसको हिमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका कहता है, ठीक है। ऑल सेल्यूलर ब्लड कंपोनेंट, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, चाहे कोई सी भी सेल हो, सारी कोशिकाओं, सारी सेलों का निर्माण कहाँ से हुआ है, स्टेम सेल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, हिमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका का मुख्य कार्य कई प्रकार की कोशिका जैसे कि श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट आदि को बनाना होता है। मेन फंक्शन ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इज दैट इट help to formation of many blood cell WBC and RBC। नेक्स्ट लाइन देखो, यह स्टेम सेल अपनी संख्या को भी नियंत्रित रखती है। स्टेम सेल ऑल्सो मेंटेनिंग, देखो गाइज थोड़ा सा मुझे जुकाम हुआ है, इस वजह से मैं ठीक से ऐसे कर रहा हूँ। देखो स्टेम सेल, ये रही मेरी स्टेम कोशिका। अब जो स्टेम सेल है इसके द्वारा ये बन गई, ये सेल बन गई, ये आरबीसी बन गई, डब्ल्यूबीसी बन गई, न्यूरॉन सेल बन गए, और भी बहुत सारी सेल बनाता है, ठीक है। ये सेल बन गए, साथ ही साथ में इसको बदलने से पहले अपने की जैसी कॉपी बना ली थी गाइस, ठीक है। अपने जैसी कॉपी बना ली थी, जिससे क्या हुआ, इसकी जो संख्या है वो मेंटेन रही यहाँ पे, ठीक है। यही मैंने बोला है, ये अपनी संख्या पर भी नियंत्रण रखती है स्टेम सेल। स्टेम सेल से क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। स्टेम सेल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस आपको एग्जाम में। अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो स्टेम, ये जो लाइन आने वाली है ये गोल्डन पॉइंट की तरह आप इसे मान के चलो, बिल्कुल गोल्डन पॉइंट है। आपको हर जगह ये चीजें पूछी जाती है गाइस। इसमें से देखो स्टार्ट करता हूं मैं। स्टेम कोशिका भ्रूण अवस्था में 3 हफ्ते में बनना चालू हो जाती है, और इस प्रकार की स्टेम कोशिका को भ्रूण स्टेम कोशिका कहते हैं। बोलना है, दिस स्टेम सेल स्टार्ट टू फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 वीक ऑफ यॉक शेक। जब बच्चा 3 हफ्ते का होता है तब हमारे शरीर में जो स्टेम कोशिका है वो बनना चालू हो जाती है 3 हफ्ते में, ठीक है। नेक्स्ट बोला है मैंने, जब बच्चा 3 महीने का होता है, ये 3 हफ्ते की बात है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तब ये कोशिकाएं लीवर में चली जाती है, वहां पर ये दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखो गाइस, जब बच्चा 3 हफ्ते का था तब तो भ्रूण स्टेम कोशिका बोला, यॉक शेक में था। उसके बाद ने जब 3 महीने हुए, जब बच्चा 3 महीने का बनता है पेट के अंदर माँ के, तब वो जो स्टेम कोशिका है वो चली जाती है कहाँ पर, लीवर में। Around 3 months, this stem cell migrate to the liver and start hematopoiesis in liver। लीवर के अंदर हेमेटोपोइसिस करती है। अब जब बच्चा 4 महीने का होता है तब यह कोशिका स्प्लीन और लिम्फ नोड में चली जाती है। जब बच्चा 4 महीने का होगा तब जो स्टेम सेल है लिम्फ, स्प्लीन और लिम्फ नोड में चली जाएगी, फिर वहां पे ब्लड बनाएगी। अब जब बच्चा 5 महीने का होता है तब ये कोशिका बोन मेरो में चली जाती है और पूरा जीवन वहीं पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। जब बच्चा
5 महीने का हुआ तो 5 महीने के होते होते जो स्टेम कोशिका है वो चली गई कहाँ पे, बोन मेरो के अंदर, और बोन मेरो के अंदर पूरा जीवन उसने कोशिका ने अदर कोशिकाओं को बनाया। तो गाइज याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गाइज जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर हुआ? जब बच्चा 3 हफ्ते का था तब भ्रूण स्टेम कोशिका बोला, जब बच्चा 3 महीने का हुआ तो लीवर में बनी, और जब 4 महीने का हुआ तो स्प्लीन और लिम्फ नोड में चली गई, जब बच्चा 5 महीने का हुआ तो बोन मेरो में चले गए, और पूरा जीवन इन्होंने वहीं पे कोशिकाओं का निर्माण किया। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब गाइस आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें आरबीसीज कहते हैं, होती क्या है, आरबीसीज का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, आरबीसीज बनती कैसी है, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य मात्रा 4.4, गाइस कितनी होती है इसकी नॉर्मल रेंज, 4.4 से 5.5 मिलियन होती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, वो कितना गाइस, 120 दिन का होता है। ठीक है, a normal range of RBC is 4.5 to 5.5 million and its normal लाइफ स्पेन इज 120 डेज। 120 दिन इसका जीवन काल है और लाइफ स्पेन इसका 120 दिन है। और ये कहाँ बनती है, सॉरी बनने का क्या मैं डिस्कस कर रहा था, 4.4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इसकी नॉर्मल रेंज है और 120 दिन इसका जीवन काल है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। लाल रक्त कणिकाएं बाइकोनकेव आकृति की होती है एवं यह लाल अस्थि मज्जा में बनती है और स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो रेड आरबीसीज होती है कैसी होती है, बाइकोनकेव। देखो ऐसा डबल कोनकेव, बीच में से थोड़ा दबा हुआ है, कैलेटेड है और चारों तरफ से उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है, इस शेप को बाइकोनकेव बोलते हैं। बाइकोनकेव होती है विच आर फॉर्म इन रेड बोन मेरो, जो कि लाल अस्थि मज्जा में बनती है और ब्रेकडाउन इन स्प्लीन, यानी कि स्प्लीन में जाकर ये नष्ट हो जाती है। गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना कि बाइकोनकेव आकृति है, लाल अस्थि मज्जा में रेड बोन मेरो में बनती है और स्प्लीन में जाकर ये सिंपली टूट जाती है। नेक्स्ट चीज, लाल रक्त कणिकाओं का संपूर्ण क्षेत्रफल 7.8 माइक्रोमीटर होता है और इसकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर तक होती है। क्या होता है गाइस, इसके जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल जो भी इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है 7.8 कितना होता है, माइक्रोमीटर। गाइस इसकी यूनिट आप याद रखना, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7.8 माइक्रोमीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हुआ गाइस ये पॉइंट आपको। 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है इसकी जो सामान्य मात्रा, और इसका जो दिन होता है, कितने दिन जिंदा रहती है, 120 दिन जिंदा रहती है। और मैंने फिर बोला है बाइकोनकेव आकृति की होती है, लाल अस्थि मज्जा में बनेगी, स्प्लीन में मर जाती है और 7.8 माइक्रोमीटर इसकी आकार यानी कि क्षेत्रफल है, 2 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है, थिकनेस इसकी 2 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे बढ़ रहा हूं मैं इसमें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन कहते हैं। ये स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन क्या होता है, देखो बताता हूँ। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी हैज स्पेशल प्रोटीन स्पेक्ट्रिन एंड एंकाइरिन। एंकाइरिन देखो ये है प्रोटीन, लाल रक्त कणिकाओं की आकृति को नियंत्रित या सामान्य रखते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन मेंटेनिंग उसकी शेप ऑफ आरबीसी। देखो आपकी कोई जो शिराएं होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो गाइस पतली जगह से उसको निकलने के लिए लचीला बनना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो स्पेक्ट्रिन और मायोसिन है ना गाइस, ये स्पेक्ट्रिन और मायोसिन हमारी जो आरबीसीज है ना, इनको क्या करता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा लचीलापन देता है। लचीलेपन से क्या होता है, आरबीसीज जो है हमारी है, ये इजीली किसी भी पतली जगह से निकल जाती है लचीलेपन की वजह से। और ये लचीली कौन बनाता है इनको लचीली स्पेक्ट्रिन और मायोसिन, 2 प्रकार के प्रोटीन है जो कि इसे लचीलापन देता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाइस, जिसमें हम लोग लाल रक्त कणिकाओं के कार्य यानी कि फंक्शंस क्या होता है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक लेकर जाती है एवं ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर आती है। बोलना है कि आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू एंड सेंड टू द लंग्स। वही पॉइंट है गाइस जो ब्लड के फंक्शन में मैंने बताया था कि आरबीसी जो कि रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से इकट्ठा करेगी और लंग्स से लेके शरीर के ऊतकों तक दे देगी और शरीर के ऊतकों में यूज हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पकड़ेगी और सेंड कर देगी हमारे लंग्स तक, ताकि लंग्स उसको बाहर निकाल दे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है लाल रक्त कणिकाएं बाइकोनकेव आकृति की होने की वजह से यह ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन को जोड़ पाती है। चपटी होती है, अब उसके ऊपर बहुत सारे हीमोग्लोबिन बैठ जाते हैं, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि उसकी बाइकोनकेव आकृति की वजह से चपटी होने की वजह से उस पर ज़्यादा हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा बाइंड होते हैं, ज़्यादा अटैच होते हैं और उसको जगह अच्छी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं अपना आकार और आकृति आसानी से बदल देती है, इसकी वजह से यह पतली नलियों से आसानी से निकल सकती है। वही चीज मैंने बोला, आरबीसी कैन चेंज द शेप। क्यों कर पाती है, क्योंकि वो लचीली होती है ना। लचीली कौन बनाता है, दो प्रोटीन बनाते हैं, स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन आरबीसी की सतह पर होते हैं और उसे ये क्या करते हैं, उसको सिंपली मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, शेप को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हीमोग्लोबिन की संरचना। अब देखो गाइस, अभी हमने आरबीसी पढ़ा। आरबीसी क्या है, आरबीसी की सतह के ऊपर जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो भाग से मिलकर बना होता है, एक हीम दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, देखो ग्लोबिन तो प्रोटीन है और हीम जो होता है आयरन वाला पार्ट है। अब जो हीम है ना, ये हीम कैसे बनता है वो देखो। हीमोग्लोबिन इज मेड अप टू पार्ट, हीम और ग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो दो भाग मिलेंगे, हीम वाला भाग और ग्लोबिन वाला भाग। अब जो हीम वाला भाग है ना गाइस, ये हीम वाला तो चला जाएगा बाहर और ग्लोबिन चला जाएगा अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हीम वाले भाग में 4 पाइरोल रिंग मिलकर बनती है। जो हीम वाला भाग है 4 प्रकार की रिंग होती है। देखो 1 2 3 4, ये 4 प्रकार की रिंग से मिलकर बना है आपका पाइरोल। ठीक है, इसे रिंग को हमने पाइरोल रिंग बोला। यह पाइरोल रिंग अंदर से फेरिक आयन के द्वारा जुड़ी रहती है। बोलना है दिस पाइरोल रिंग आर इंटरकनेक्टेड बाय फेरिक आयन। देखो डायग्राम, ये आपको 4 रिंग दिख रही है, इन चारों रिंगों के बीच में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा छोटा, ये आयरन है। ठीक है, ये आयरन के द्वारा एफी मतलब आयरन ही होता है, फेरिक आयन यानी कि आयरन, फेरिक आयन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यही मैंने लिखा हुआ है, फेरिक आयन की इंटरकनेक्टेड, ये बीच बीच में सेंटर में फेरिक आयन होते हैं। नेक्स्ट देखो, संपूर्ण भाग को प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं और हीम के नाम से भी जाना जाता है। दिस होल कंपोनेंट आर कॉल्ड प्रोटोपोरफायरिन एंड ऑल्सो कॉल्ड अ हीम। संपूर्ण स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला गाइस, प्रोटोपोरफायरिन या हीम के नाम से भी इसे हमने जाना। नेक्स्ट चीज, यह हीम 4 प्रकार की ग्लोबिन चेन से मिलकर बनता है, जिन्हें अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, डेल्टा ग्लोबिन। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा, इसमें 3 प्रकार की चेनें हो सकती है, अल्फा प्रकार की, बीटा प्रकार की, डेल्टा प्रकार की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, अब आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अब देखो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, देखो लाल रक्त कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट पहली स्टेज होती है इरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी स्टेज होती है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, तीसरी स्टेज होती है पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट,
आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। ये 5-6 स्टेजेस है। इन 6 स्टेजेस में ही आपके आरबीसी बनती है, आपके आरबीसी की जन्म होता है। ठीक है, पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट और ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। ये पॉइसिस नहीं, एरिथ्रोसाइट है गाइस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, देखो ये मैंने नीचे स्टेप भी बनाई हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 6 स्टेज आप याद रखना, ये भी आप लिख दोगे डायग्राम में और डायग्राम बना दोगे तो अच्छे खासे नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे एरिथ्रोपोइसिस में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिका, जिन्हें WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। होती क्या है गाइस? श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग होती है। यह रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करती है। सिंपल बात है। व्हाइट ब्लड सेल्स पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, ये बॉडी इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। दे आर हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC भी ल्यूकोसाइट भी कहते हैं एवं इनके बनने की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। ठीक है, ल्यूकोपोइसिस मतलब होता है गाइस बनने की प्रोसेस। ठीक है, WBC ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइड एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। नेक्स्ट पढ़ता हूँ। श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती है। देखो गाइस, WBC को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ये नीचे वाला देखो, एक होता है ग्रेन्युलो और एक होता है एग्रेन्युलो। अब एक ग्रेन्युल और एग्रेन्युल में अंतर क्या, एक बार डायग्राम देख लो। देखो गाइस, इनमें आपको इतनी सारी सेल दिख रही है, इनमें बीच में कण दिख रहे हैं, जिनमें ऐसे कण दिखते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। जिनमें ऐसा प्लेन होता है, किसी भी प्रकार के कोई धब्बे कोई कण नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें एग्रेन्युलो यानी कि नॉन ग्रेन्युलोसाइट या एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है गाइस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक करके हर एक WBC के बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखो गाइस, ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है। सबसे पहले हम ग्रेन्यूल वाली कोशिका देखेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और इस प्रकार की कोशिकाएं ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। ठीक है, सिंपल बात है। दिस सेल कंटेन ग्रेन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट सेल। इन्हें ग्रेन्युलोसाइट को सेल कहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इन सब में आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे। नेक्स्ट, इन कोशिकाओं का न्यूक्लियस मल्टीलोब होता है, इसी वजह से इन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। बोलना है दिस सेल PMN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। पॉलीमॉर्फो क्यों? क्योंकि देखो गाइस, जिसके अंदर आपको जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, 1 2 3 4 बहुत सारे शेप है ना, ये इसका कोई एक्चुअल में शेप ही नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग शेप की होती है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब उसकी बहुत सारी आकृति, न्यूक्लियर मतलब उसका न्यूक्लियस की बहुत सारी आकृति होती है। नेक्स्ट लाइन देखो, न्यूट्रोफिल कौन कौन सी होती है, इओसिनोफिल और बेसोफिल। 3 प्रकार की ग्रेन्युलोसाइट कोशिका है, डायग्राम भी देख सकते हो। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इन सबको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आगे बढ़ता हूँ गाइस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रेन्युलोसाइट। अब देखो, अभी मैंने आपको ग्रेन्युलोसाइट बताया ना, अब थोड़ा सा डिस्कशन ए ग्रेन्युलोसाइट पे करेंगे, फिर इन कोशिकाओं को एक एक करके देखेंगे। पहले ए ग्रेन्युलोसाइट देखते क्या होती है। इन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता। दिस सेल डज नॉट हैज एनी ग्रेन्यूल, इनके बीच में कोई ग्रेन्यूल दिख रहा है, नहीं होता है कोई भी ग्रेन्यूल। ठीक है, इन कोशिकाओं में मोनोन्यूक्लियर कोशिका होती है। मोनोन्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दिस सेल हैज ऑल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर, इन्हें मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं। कौन कौन सी होती है गाइस, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सबको डिस्कस करने वाले हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गाइस न्यूट्रोफिल को। देखो न्यूट्रोफिल क्या होती है, न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है, 3 से 5 लोब। देखो
1 2 3 लोग तो दिख रहा है, 4-5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल में 3 से 5 लोब हो सकते हैं, इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कहते हैं। न्यूट्रोफिल ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, PMN, इट इज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, 3 से 5 न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। ये बहुत ही गतिशील कोशिका होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गतिशील होती है, बहुत ज़्यादा गति करती है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाने पर यह कोशिका जागरूक हो जाती है। जब भी हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है तब ये क्या करती है, एक्टिवेटेड हो जाती है और वहाँ से जाकर ये फाइट करती है इन्फेक्शन में, ठीक है। दिस सेल मोस्ट मोटाइल सेल वर्क ऑन एक्यूट इन्फ्लामेशन में काम करती है। न्यूट्रोफिल का संपूर्ण क्षेत्रफल 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। गाइस याद रखना, जो न्यूट्रोफिल एवरेज डायमीटर होता है न्यूट्रोफिल का 12 से 25 माइक्रोमीटर तक इसका एवरेज डायमीटर दिया गया है। संपूर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं का 65 भाग न्यूट्रोफिल का होता है। देखो गाइस 100% WBC, जिसमें से 65% भाग तो न्यूट्रोफिल का ही होता है, बाकी जो भाग बचा है वो अदर कोशिकाओं को रहता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बाद इसमें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस। न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल में और चीज देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 13 से 20 दिन, सॉरी, जो हम न्यूट्रोफिल की बात कर रहे हैं, जो ये न्यूट्रोफिल होती है, इसका 13 से 20 दिन जीवन काल होता है एवं इसके बनने में 7 से 4 दिन का समय लग सकता है। ल्यूकोसाइट जो होती है इसका लाइफ स्पेन 13 से 20 दिन हो सकता है न्यूट्रोफिल का, सॉरी ये मैंने यहाँ पे ल्यूकोसाइट लिख दिया, वही बात है, पर न्यूट्रोफिल का डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 13 से 20 दिन होता है, ठीक है, और बनने में 7 से 14 दिन लगते हैं, ठीक है। ये 4 नहीं है गाइस, यहाँ पे 14 कर लेना, ठीक है। ये 7 से 14 दिन है, या थोड़ी सी 4 लिख दिया गलती से, 14 दिन होता है, 7 से 14 दिन बनने में लगते हैं। नेक्स्ट, जब यह रक्त परिवहन में आ जाती है, अब देखो जब ब्लड सर्कुलेशन में आएगी तो 7 से 10 घंटे वहाँ रहती है, उसके बाद ये ऊतकों में चली जाती है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ 7 से 10 घंटे आई, काम किया, फिर वापस चली गई, ठीक है। देयर लाइफ इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ब्लड के अंदर 7 से 10 घंटे इसका जीवन काल रहता है। यह किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए विशिष्ट नहीं होती, अर्थात आती है और कोई भी बैक्टीरिया का या वायरस से लड़ सकती है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस से आएगी, लड़ेगी, फाइट करेगी और उसे किल कर देगी। स्पेसिफिक नहीं होती है किसी के लिए, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सेल होती है न्यूट्रोफिल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखो, अब देखो आप इओसिनोफिल क्या होता है, ठीक है। इओसिनोफिल क्या होता है, इन कोशिकाओं को न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। जो इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड मतलब डबल, 1 और 2 दिख रहा होगा डायग्राम में, डबल लोब होता है, ठीक है, और आकार 12 से 17 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 12 से 17 माइक्रोमीटर तक। इट हैज बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इट्स साइज 12 से 17 माइक्रोमीटर। यह संपूर्ण श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% भाग होती है। WBC में 2 से 4% भाग इओसिनोफिल का होता है। इओसिनोफिल किसी भी प्रकार के पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाने पर जागरूक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का पैरासाइटिक, इंक्रीज द लेवल ऑफ इओसिनोफिल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये केवल पैरासाइटिक इन्फेक्शन में मदद करती है। श्वेत रक्त में इसका जीवन काल 8 घंटे का होता है। अभी पढ़ा आपने इओसिनोफिल जो कितनी होती है, 8 घंटे तक हमारे ब्लड के अंदर जिंदा रहती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कोशिका पे को। अब बेजोफिल क्या होती है, बेजोफिल का जीवन काल 60 से 70 घंटे का होता है। ये चीज याद रखना, इसका लाइफ स्पेन 60 से 70 घंटों का है। यह कोशिका जब ऊतकों में चली जाती है तब इसे मस्ट कोशिका कहते हैं, ठीक है। दिस व्हेन दे एंटर मस्ट सेल व्हेन इट प्रेजेंट इन टिश्यू, जब टिश्यू के अंदर जाएगी तो मस्ट कोशिका कहेंगे इसे, ठीक है। शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाने पर यह कोशिका बढ़ जाती है। ये कब बढ़ेगी, जब भी शरीर में एलर्जिक इन्फेक्शन होगा तब इसका लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट को इम्यून कोशिका भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। दे आर इम्यून सेल विथ डायमीटर ऑफ 12 to 15, 12 से 15 माइक्रोमीटर तक म्यूएम होता है। जब ये कोशिका, जब कोई जीवाणु या विषाणु आता है तब यह
एंटीबॉडी बनाती है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को ड्यूरिंग द इन्फेक्शन के दौरान में। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK यानी कि नेचुरल किलर सेल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ कि न्यूट्रोफिल कितने प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK। नेक्स्ट आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है सॉरी, यह सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका, साइज इसका बड़ा होता है गाइस, ठीक है। दे आर वेरी लार्जेस्ट WBC। ये न्यूक्लियस किडनी आकृति का, देखो किडनी शेप में होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस आर मोनोसाइट जो होती है किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। जब यह कोशिका ऊतक में चली जाती है तब इसे मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस का मतलब जब ये टिश्यू के अंदर, व्हेन दिस सेल इंटर इनटू टिश्यू देन इट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस। जब ये टिश्यू के अंदर जाएगी तब इसे मैक्रोफेजेस के नाम से बोलूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं जल्दी से। अब देखो कौन कौन से टिश्यू में होगी। मोनोसाइट को हिस्टोसाइट भी कहते हैं। जब ये हिस्टो का अर्थ होता है ऊतक और साइट का मतलब होता है कोशिका। देखो हिस्टोसाइट यानी कि टिश्यू में होती है, इसलिए हिस्टोसाइट भी कहते हैं इसे, ठीक है। मोनोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोसाइट। हिस्टो का मतलब टिश्यू, साइट का मतलब सेल। नेक्स्ट, फेफड़ों के अंदर इसे पल्मोनरी मैक्रोफेजेस कहते हैं। जब ये फेफड़ों के अंदर जाएगी तो पल्मोनरी मैक्रोफेजेस के नाम से जानी जाती है। स्प्लीन के अंदर जाएगी तो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। और यदि ये लीवर के अंदर जाएगी तो कफर कोशिका के नाम से जानी जाएगी। जब ये लीवर के अंदर एंटर कर देगी तब इसे हम लोग सिंपली कफर कोशिका के नाम से बुलाएंगे। नेक्स्ट, प्लेटिलेट, जिसे हम थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या होती है गाइस, प्लेटिलेट सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। क्षेत्रफल जो ओवरऑल डायमीटर है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटिलेट स्मॉलेस्ट सेल होती है और 2 से 4 माइक्रोमीटर डायग्राम इसका डायमीटर होता है। प्लेटिलेट की सामान्य मात्रा 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रेंज की, ठीक है। बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखो थ्रम्बोपिनिया हो सकती है। थ्रम्बोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट की संख्या कम हो जाने पर। डिक्रीज लेवल ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट जब कम हो गई तो थ्रम्बोपिनिया। और यदि थ्रम्बोसाइथेमिया प्लेटलेट की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी थ्रम्बोसाइटेमिया हो जाएगा। और अगर प्लेटलेट अनियमितता यानी कि प्लेटलेट की संख्या तो नॉर्मल रहती है परंतु यह ठीक प्रकार से काम नहीं करती, प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग कहते हैं इसे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ता हूं। एक्टिवेटेड कैसे होती है, प्लेटलेट है, कोई इंजरी हुई, डैमेज हुई तो एक्टिवेट हो जाए। इसका पूरा सेपरेट वीडियो मैं लाने वाला हूं। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब शेयर करिएगा। वीडियो को पसंद आए कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।